प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के दूसरे पेज पर आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर वीना शर्मा प्रस्तुत हूँ। आज हम शुरू करेंगे प्रेमचंद के फटे जूते का दूसरा पेज। ये वीडियो 2 है। वीडियो 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे सीक्वेंस से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 62 की व्याख्या। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। लेखक प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान को देखकर कहते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है जो खुद अभावों में जी रहा है, खुद परेशानियों में है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये अधूरी मुस्कान दूसरों पर भी हंसती हुई सी दिखाई देती है। ये अपनी कमियों को नहीं देख रहा, बल्कि शायद इसकी अधूरी मुस्कान में दूसरों के लिए भी व्यंग छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक से जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेखक इसमें कहते हैं कि तुम्हें अगर फोटो ही खिंचानी थी तो ठीक से जूता पहन लेते, या तुम फोटो ना खिंचाते, या तुम जूते को धोती से ढक लेते, और नहीं भी खिंचाते तो क्या बिगड़ता था? लेकिन भाई पत्नी का आग्रह रहा होगा कि फोटो खिंचवाइए, उसकी आज्ञा को मानते हुए अच्छा भाई चलो खिंचवा लो कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये सोचो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारे जीवन में फोटो खिंचाना एक खास पल हो सकता है, उतना भी विशेष पल नहीं है कि हमारे पास फोटो खिंचाने के लिए भी अच्छे कपड़े ना हो, जूते ना हो। और तुम्हारी यह फोटो देखते देखते मैं तुम्हारे भीतर के दर्द को महसूस कर सकता हूँ कि कैसे पाई पाई तिनका जोड़ के तुम अपनी गृहस्थी चला रहे होगे, कैसे जीवन में खुशियों को ढूंढने के लिए संपदाएं जुटा रहे होगे। तुम्हारे भीतर के दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ और उस दर्द को महसूस करके मैं रो पड़ना चाहता हूँ। कैसे तुम अपनी बेसिक नीड को पूरा कर रहे होगे, कैसे अपनी तुम प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे। एक कपड़ा और जूता बदन को ढकने के लिए तो कम से कम ये हर आदमी का अधिकार होता है, जो शायद इतने बड़े साहित्यकार को भी मुहैया नहीं हुआ। तुम्हारे पास ना अच्छे कपड़े थे, ना पहनने को जूता भर था। मैं इस तुम्हारी बदहाली को, गरीबी की जो स्थिति रही, कैसे जीवन को कठिनाइयों में, संघर्षों में तुमने जिया होगा, मैं उस बात को महसूस कर सकता हूँ। और वो दर्द महसूस करके मैं रो पड़ना चाहता हूँ कि ऐसे महान साहित्यकार को कितने कष्टों में जीवन बिताना पड़ा। पर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक लेता है। तुम्हारे चेहरे पर जो व्यंग है, जो दर्द को समेटे हुआ है, तुम दर्द में रहना मंजूर कर सकते हो पर अपने दुख को प्रकट नहीं करना चाहते। और मैं कोई सहानुभूति तुम्हें नहीं दिखाकर तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता, तुम्हारे स्वाभिमान को तोड़ना नहीं चाहता। और तुम्हारे चेहरे का जो दर्द भरा व्यंग है मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, सीन पैसेज के लिए आप लोग इसको निशान लगा लीजिएगा। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, फोटो खिंचाने तक के लिए बीवी तक मांग लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। फोटो का आम जीवन में कितना महत्व है ये तुम्हें कभी समझ ही नहीं आया। लोग तो फोटो खिंचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते, लोगों से चीजें उधार मांग लेते हैं। तुमसे एक जूता नहीं मांगा गया। लोग मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। शादी का रिश्ता पक्का हो तो अच्छी अच्छी चीजें पहन के जाएंगे, चाहे पड़ोस से, दोस्तों से ही क्यों ना मांगनी पड़े। लेकिन हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी दिखाई देनी चाहिए, वो इतना दिखावा पसंद करते हैं। जबकि रिश्तों की बुनियाद हकीकत पे होनी चाहिए कि दिखावे दूसरों की चीजें उधार मांग के आपकी वास्तविकता कभी प्रकट नहीं होगी। और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। हम गाड़ी वाले नहीं हैं तो कोई बात नहीं,
दूसरों की गाड़ी लेकर बारात लेकर जाएंगे, शान तो दिखाई ही पाएंगे, तो लोग क्या क्या नहीं करते। फोटो खिंचाने के लिए दूसरों की बीवी तक मांग लेते हैं। तो दूसरों की बीवी, आप जब किसी के यहाँ जाते हो तो किसी की वाइफ के साथ, किसी की बहन के साथ सब फोटो खिंचाते हैं। कोई दूसरों के साथ भी आप लोग फोटो खिंचाते हो। तुमसे जूते नहीं मांगते बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं। इत्र की खुशबू भी उनके व्यक्तित्व को निखार दे। लोग फोटो में जबकि इत्र दिखाई नहीं देता, खुशबू कहाँ दिखाई देती है, लेकिन लोग तो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए इत्र तक लगाकर फोटो खिंचाने जाते हैं, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। समाज के गंदे से गंदा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी अपनी उड़ती हुई या उजली छवि को वो दूसरों के सामने प्रकट करता है। क्या तुम इस बात को नहीं समझ पाए? तुम्हें फोटो का महत्व नहीं पता। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, ध्यान से समझिएगा कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम के क्या मिलते होंगे। आज भी आप देखेंगे तो टोपी जो शरीर के सबसे ऊंचाई वाले भाग पर, ऊपरी भाग पर पहनी जाती है, सिर सम्मान का प्रतीक है। टोपी हमारे सम्मान का प्रतीक है और वो सस्ती है। और पैरों में शरीर के सबसे निचले भाग में पहने जाने वाली चीज आज भी महंगी है। यहाँ पर बहुत सुंदर संकेत लेखक ने दिया है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। इस लाइन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक रसूखदार आदमी, एक पैसे वाला आदमी, दबंग आदमी अपनी शक्ति, ताकत और धन के बल पर 2500 लोगों के सिरों को अपने पैरों में झुका लेता है, उन पर रूल करता है, उन पर शासन करता है, उनकी जिंदगी को अपने पैरों तले कुचल कर रखता है। तो यहाँ पर वही है, कीमती चीज भारी है और सस्ती चीज नीचे झुकी हुई है। अब यहाँ सस्ता क्या टोपी का मूल्य माना जाए या सिर की इज्जत, लोगों का सम्मान? लोगों का सम्मान सस्ता हो गया दूसरे लोगों की ताकत और दबंगई के आगे, लोगों के रसूख के आगे। कितने लोग अपने सम्मान को झुकाकर अपनी जिंदगी को सरेंडर कर देते हैं। कितने लोग अपने सम्मान को झुकाकर जीवन में जीते हैं। और ऐसे लोग जो दूसरों के आगे अपने सिर को झुका लेते हैं, ऐसे में टोपी ही सस्ती दिखती है, जूते तो महंगे दिखाई देते हैं। तुम उसी आनुपातिक मूल्य के मारे हो। देखो, प्रेमचंद जिस समाज में रह रहे थे उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था और गरीबी, अशिक्षा, कर्जदारी, गरीब किसान इतने परेशान हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे आप कहते हो, ब्याज मूलधन जो कहते हो, ब्याज पे ब्याज चलती चली जाती है और वो कभी खत्म नहीं होती। घर खत्म, गृहस्थी खत्म, लोग खत्म, लेकिन कर्ज ज्यों का त्यों बना रहता है। पूरा जीवन उसी कर्ज को चुकाने में पीढ़ियों बीत जाती हैं, फिर भी वो कर्ज चुकता नहीं है। तो यहाँ पर जो धनाढ्य व्यक्ति है, जो जमींदार है, जो पैसे वाले हैं, वो कैसे गरीबों के सम्मान को अपने पैरों तले झुका देते हैं, वो यहाँ पर टोपी और जूते के माध्यम से लेखक ने प्रकट किया है। मैं बहुत सारी कहानियां आपको सुना सकती हूँ इसमें, जो ऐसी ही भावनाओं को प्रकट करती हैं, लेकिन वीडियो फिर बहुत बड़ा बन जाएगा। यदि आप ऐसी ही कहानियां कुछ सुनना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करें। प्रेमचंद की जुड़ी हुई ऐसी ही जो कहानियां हैं जो आपके पाठ से बहुत संबंधित हैं और आपको उनका नजरिया समझा सकती हैं, यदि आप चाहते हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं जरूर आपको ऐसी कहानियों से रूबरू करवाऊंगी और आपकी असली प्रेमचंद से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हो। आनुपातिक मूल्य कहते हैं रेशियो में टोपी सिर के ऊपर तो पहनी जाती है, लेकिन उसका रेशियो पैरों में पहनने वाले जूते से डाउन है। तुम भी यहाँ पर अमीरी और गरीबी के सिद्धांतों के चक्कर में उसी परेशानी से जूझ रहे हो। आप इस चीज को ये देखिए, मान लीजिए मैं राइटर हूँ, अंग्रेज सरकार के खिलाफ ही लिख रही हूँ, मैं उन जमींदारों के खिलाफ लिख रही हूँ। जो गरीब आदमी तो कहाँ से लिखेगा, कहाँ से पढ़ेगा, जिसके पास रोटी नहीं है तो वो साहित्य को क्या पढ़ेगा। जो धनाढ्य लोग हैं, मैं अगर उनकी बुराई लिखूंगी तो वो मेरी चीजों को क्यों छपने देंगे, वो क्यों उसे पढ़ेंगे, क्यों उसे बिकने देंगे। प्रिंट मीडिया को उस समय इतनी आजादी नहीं थी। आज तो आप देख रहे हो मीडिया सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस समय अगर कोई ताकतवर है तो वो मीडिया है, जो चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो कोई भी मीडिया हो। आप जिस तरह से भी सोशल साइट्स पे आप देखें कि पत्राचार
कितना स्ट्रांग हो गया है, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। जो प्रेस हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं किसी के रुतबे में रसूख के मारे वो भी ताकतों के नीचे दबी हुई थी। अनेकों ऐसे प्रसंग आपने जीवन में देखे होंगे जहाँ प्रेस बिक जाया करती। तो आप सोचिए, अगर मेरा साहित्य में मनोरंजन नहीं है, समाज की कड़वी सच्चाई है, तो आप मेरी कड़वी सच्चाई को पिएंगे? वो घूंट आप क्यों धारण करेंगे यदि आप उस सत्य को मानने वालों में से नहीं हैं? ये थी प्रेमचंद के संघर्ष के जीवन। कैसे उन्होंने संघर्ष में अपने जीवन को जिया, कैसे तकलीफें सही होंगी, कैसे संघर्ष किया होगा, कैसे अपनी रचनाएं छपवाई होंगी। आज हम प्रेमचंद का जो रूप देखते हैं, शायद प्रेमचंद ने भी वो रूप नहीं देखा होगा। कितना सम्मान है हमारी नजरों में उनका, लेकिन उस जैसे व्यक्तित्व को जीवन में सिवाय कष्टों के और कुछ नहीं मिला। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। अतीत कैसा भी हो, अगर उसके चिन्ह हमारे सामने जब तक नहीं आते तब तक वो हमें बहुत ही वैभवशाली लगता है, लेकिन जब फोटो देखी प्रेमचंद की फटे जूते के साथ, तो सत्य जैसे उंगली झांकता हुआ हमारे सामने प्रकट हो गया। अतीत हमारे सामने भौं तान के खड़ा हो गया कि यही है अतीत जो हमने उनको दिया। तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो। हम प्रेमचंद को क्या क्या कहते हैं? महान कथाकार, उपन्यास सम्राट और युग प्रवर्तक। पूरे युग को लीड करने वाले लेखकों में प्रेमचंद की गिनती होती है। जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा ही हुआ है। समाज से सम्मान तो बहुत मिला, तुम्हारे लेखन को गौरव तो बहुत मिला, लेकिन जीवन में सिर्फ गौरव, यश और सम्मान से पेट नहीं भरता। जीवन की और भी जरूरतें हैं जो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और तुम जितने सम्माननीय साहित्यकार हो, तुम्हारे लिए तो समाज को जाने क्या क्या नहीं कर जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी स्थिति उस फटे जूते तक ही सिमट कर रह गई। तुमने जीवन में कभी कोई सुख का अनुभव नहीं किया। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। लेखक कहते हैं कि मैं भी साहित्यकार हूँ, मैं भी लिखता हूँ। स्थिति तो मेरी भी कुछ विशेष बहुत अच्छी नहीं है, या ऊपर से अच्छा दिखता हूँ, लेकिन मैं अपनी कमियों को सामने नहीं आने देता। ऊपर से अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करता हूँ, अंगुली बाहर नहीं निकलती। मेरी कमियां दूसरों को दिखाई नहीं देती, जैसे कि तुम्हारी अंगुली फटे जूते में से बाहर दिखाई दे रही है। लेकिन ये दो तरह का व्यक्तित्व है। आप देखिए कि यहाँ लेखक हरिशंकर परसाई स्वयं को भी प्रेमचंद से नीचे ही बता रहे हैं। वो खुद को भी ये कह रहे हैं कि मैं भी उन दिखावटी पसंद लोगों में से एक हूँ जो अपनी बुराइयों को बाहर नहीं जाने देते। लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं होने दिया। तुम अपनी कमियों को भी अपने स्वाभिमान के साथ ओढ़े रहे, उस दृढ़ विश्वास के साथ चलते रहे, संघर्ष करते रहे, पर कभी भी परिस्थितियों से समझौता तुमने नहीं किया। अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला छिल जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। देखो, यहाँ पर लेखक कैसे लोगों की बात कर रहे हैं। आपको मैं एक प्रेजेंट में बता दूं कि हम बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर में सारा ऐश्वर्य, हम नहीं जानते उनके पीछे कितने लाखों का, करोड़ों का कर्ज छुपा हुआ है। दुनिया के सामने वो बहुत रईस है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, लेकिन उसकी जो आंतरिक परिस्थिति है ये तो वही जानता है। कुछ लोग दिखावे के लिए कर्ज लेकर चीजों को अपने समृद्धि का प्रतीक मानते हुए दिखाने की कोशिश करते हैं। अब वो अंदर अंदर उन्हें कर्ज चुकाना है, वो अंदर अंदर घायल हैं। उन्हें पता है रातों की नींद, इतना कर्ज मुझ पर चढ़ा हुआ है और वो उनकी रातों की नींद हराम है। वो अंदर अंदर घायल हैं, लेकिन बाहर घर, कोठी, मकान, गाड़ी से उनकी कमियां आपको बाहर नहीं दिखेंगी। लेखक यही कहना चाहते हैं। आज के जमाने में लोग इतने दिखावा पसंद हैं कि ऊपर से अपनी कमियों को दिखने नहीं देंगे, चाहे अंदर से वो घायल ही क्यों ना हो रहे हों। प्रेमचंद के बारे में कहते हैं कि तुम्हारा जूता तो ऊपर से फटा है, लेकिन हम जैसे लोग जो दिखावा पसंद है वो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तलवे को छील रहे हैं। अंदर ही अंदर हमारा शरीर, हमारा आत्मसम्मान, हमारी मर्यादा, हमारी ईमानदारी, सब कुछ घायल हुई पड़ी है, लेकिन हम बाहर अपनी कमियों को प्रकट नहीं होने देते।
तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। तुम्हारा ऊपर से साज सज्जा में कमी हो सकती है, लेकिन अंदर से तुम जितने विश्वास के साथ फटी जूते में से अपना उंगली को दिखाते हुए भी सम्मान से तुम फोटो खिंचा रहे हो, उसमें तुम्हारे जीवन के प्रति सिद्धांतवादी शैली दिखाई देती है कि कैसे तुमने जीवन की कमियों से या जीवन की कमियों को दूर करने के लिए कभी दिखावे का सहारा नहीं लिया, कभी तुमने समझौता नहीं किया, बुराइयों को तुमने कभी अपना कर अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं की। तुमने कमियों को उभारा, ना कि उनको निग्लेक्ट करते गए, उनको छुपाते गए, उनको ना देखा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो तुम तो सिर्फ ऊपर से तुम्हारा जूता फटा है, लेकिन हम जैसे लोग जो दिखावा पसंद है करते हैं, वो उनका पंजा नीचे से घिस रहा है, शरीर लहूलुहान हो जाएगा पर हम कमियों को बाहर नहीं आने देंगे। कितना सुंदर व्यंग यहाँ पर उन्होंने किया है कि हम अंदर तक घायल होते रहेंगे लेकिन अपनी कमियों को दुनिया को दिखने नहीं देंगे। लेकिन तुम इतने दिलेर हो कि तुमको फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। तुम फटे जूते में, फटे कपड़ों में तुम कैसे दिखोगे, तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। बस तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास है कि मैं एक सिद्धांतवादी जीवन जिया हूँ, मैंने समाज के लिए कुछ किया है, मेरी कलम यदि चली है तो वो समाज की अच्छाइयों के लिए चली है, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए चली है। ये जो विश्वास है ना तुम्हारे चेहरे पर, ये हम जैसे लोगों के हौसले पस्त करता है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हुए जा रहे हैं। तुमने अपनी धोती से भी जूते को ढकने की कोशिश नहीं की और हम हैं कि कर्जा ले लेकर दूसरों की चीजें मांग मांग कर अपनी जीवन शैली को वैभवशाली दिखाने की कोशिश करते हैं और अंदर से हमारा आत्मसम्मान, हमारा स्वाभिमान, हमारी ईमानदारी सब कुछ धूमिल है। हम औरों के तले झुकने को मंजूर हैं, पर हम दिखावा इतना पसंद करते हैं कि अपनी जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, उनके साथ हम समझौता नहीं कर सकते। यहाँ पर पाठ 62 की व्याख्या खत्म होती है। मैं अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट पेज की व्याख्या पेज नंबर 63 से शुरू करूंगी। उम्मीद है आपको इस पेज की व्याख्या समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।